हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का रासायनिक शास्त्र का पहला एक्सरसाइज शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आपको मतलब इसमें ये वीडियो में पूरा हम रासायनिक शास्त्र का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा आप कॉपी पेन ले करके बैठ जाइए और पूरा का पूरा फेर करके याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ओके, और कैसा लगेगा वो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक। ओके गाइस, तब हम शुरू करते हैं। तो पहला जो एक्सरसाइज है वो रासायनिक अभिक्रिया है। पहला एक्सरसाइज क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा होता है क्या, ये पहले सुनो। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो परिभाषा है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2, जब इसको अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? 2HCl होगा। एक अभिकारक होता है और एक प्रतिफल होता है। तो आइए हम अभिकारक के बारे में जानते हैं। यह अभिकारक क्या है? अभिकारक हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में H2 एवं Cl2 अभिकारक का कार्य करती है। अभिकारक का क्या करती है? कार्य करती है। और प्रतिफल जो है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर भिन्न नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। ओके गाइस, जैसे इसमें ये वाले समीकरण में ये दोनों H2 और Cl2 ये अभिकारक हो गया, और ये जो H2HCl हैं ये प्रतिफल हो जाएगा जो नए पदार्थ का निर्माण करता है। ओके गाइस, तो फिर इससे आगे हम देखते हैं क्या होता है। इससे आगे का जो नोट है उसको हम पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया का क्रियाविधि, इसमें क्या होता है? अभिकारक के अणु टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं और ये परमाणु पूर्ण संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। इस प्रतिक्रिया में अभिकारक के अणु के परमाणुओं के बीच बंधन टूट जाती है और परमाणुओं के बीच नए बंधन बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं जो हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें से पहला है गैस की उत्पत्ति। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कोई गैस उत्पन्न होती है। जैसे Zn प्लस HCl, ये जब हम अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? ZnCl2 और H2 क्या करेगा? वो गैस मतलब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस इसमें उत्पन्न होती है। उसके बाद दूसरा जो है इसमें अवक्षेप का बढ़ना। अवक्षेपण एक ठोस पदार्थ है। जो कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग हो जाता है, अवक्षेपण कहलाता है। जैसे NaCl और प्लस AgNO3 और NaNO3 और फिर Cl। तो इसमें क्या होगा? मतलब इसमें क्या होगा? रासायनिक तीसरा नंबर रंग में परिवर्तन। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं
ऐसे कुछ रंग में परिवर्तन क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन कर देता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन बैंगनी रंग की होती है, लेकिन उसमें नींबू का रस डालते हैं तो उसका रंग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ओके गाइस, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर देखते हैं आगे जाके क्या होता है। चौथा नंबर में इसमें ताप में परिवर्तन होता है। चौथा नंबर में ताप में परिवर्तन। कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिसके रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। अब ताप में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। ताप में जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। पहला जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, इसके साथ हम क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो वो होगा CaO प्लस CO2 और फिर बाद में उसमें उत्सर्जन होता है। फिर उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है अर्थात ऊष्मा लगाना पड़ता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2I2 और इसको जो हम अभिक्रिया करेंगे तो 2HI और ऊष्मा का क्या होगा, उसमें ऊष्मा का शोषण होगा। ओके गाइस, फिर उसके बाद 5 नंबर में क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिससे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन होती है। जैसे जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसका कुछ भाग द्रव में परिवर्तन होता है और कुछ भाग द्रव से गैस में परिवर्तन होकर जलती है। उसे हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होती है। उसके बाद ये रासायनिक समीकरण उसके बारे में हम जानते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिसके सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त अभिक्रिया लिखा जाता है रासायनिक समीकरण कहलाती हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 और जब अभिक्रिया करेंगे तो इसमें क्या होगा, 2HCl होगा। उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक जो समीकरण लोग लिखते हैं उसको लिखने का नियम जो है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला जो नियम है, अभिकारकों के संकेतों को समीकरण के बायां ओर लिखें। दूसरा जो है अभिकारक के संकेतों के बीच धनायन मतलब प्लस का चिन्ह लिखेंगे। तीसरा जो है प्रतिफलों के संकेतों को समीकरण के दायां ओर लिखेंगे। चौथा जो है प्रतिफल के संकेतों के बीच प्लस धनायन चिन्ह लिखेंगे। और 5 नंबर जो है अभिकारक और प्रतिफल को अलग करने वाली स्थान पर तीर का निशान देंगे। जैसे देख लो भाई, इसमें क्या होगा, पहला तो A है, फिर उसमें धनायन का चिन्ह देंगे हम। देखो यहाँ पे धनायन का चिन्ह है, धनायन का चिन्ह, फिर दायां तरफ लिखेंगे B और फिर जो होगा जाके C और फिर प्लस D और ये बीच में क्या होगा, पहला अभिक्रिया हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, इसमें प्रतिफल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होते हैं, इसमें
वैसी रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों और तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होते हैं, समान होती हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें परमाणुओं की संख्या समान होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। जिसमें परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ओके गाइज, तो मतलब इसमें कैसे समझेंगे जो ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो देखो इसमें क्या है ना, परमाणुओं की संख्या, इसमें हाइड्रोजन के पास 2, उसके बाद क्लोरीन के पास, क्लोराइड के पास 2, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड जो होगा H2H, देखो 2HCl, H के पास भी 2 है और Cl के पास भी 2 है, मतलब हाइड्रोजन के पास और क्लोराइड के पास भी 2 है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इसमें क्या होगा, 2 2 4 हो गया, इसमें भी 2 2 4 हो गया। और संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या है, देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन N यहाँ पे जो 2 है, क्या यहाँ पे N 2 है, नहीं है, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। तो जिसमें परमाणु की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और जिसमें परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ओके गाइज, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या होता है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि। पहला जो है, रासायनिक समीकरण में जो तत्व के परमाणु संतुलित रहे उसे छोड़ देते हैं। दूसरा जो है, रासायनिक समीकरण में जो तत्व के परमाणु असंतुलित हो उसे संतुलित करेंगे। तीसरा जो है, असंतुलित को संतुलित करने के दौरान अगर कोई तत्व के परमाणु असंतुलित हो जाता है तो पुनः उसे फिर संतुलित करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो भाई, क्या है ना, KClO3 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, Kc जो है KClO3, O यहाँ पे कितना है, 2 ठो है, यहाँ पे O कितना है, 3 ठो है, तो ये जो O2 है ये 2 को यहाँ पे हम लगा देंगे, तो ये हो गया K2, तो यहाँ पे क्या कितना है, 1 ठो है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 ठो लगा देंगे। ओके गाइज, 2 ठो लगा देंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, Cl 2 ठो हो गया और यहाँ पर भी हम 2 लगाए थे, ठीक ना। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे O3 और O2 भी है, तो यहाँ पर क्या O2 है, तो यहाँ पर भी O2 हो जाएगा, सॉरी O3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 और 3, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है संतुलित करके, ये असंतुलित है, ये संतुलित है, ठीक। तो मतलब कैसे समझेंगे जो संतुलित है, यहाँ इधर भी 6 है परमाणु की संख्या, इधर भी क्या है ना, मतलब K 2 ठो है, Cl 2 ठो है, तो मतलब कितना हुआ, 4। उसके बाद 4 तिया 12, इधर देखो 2 2 4 हो गया, और मतलब O6 है, तो 4 और 6 मतलब 2K 2Cl, इसमें मतलब संतुलित हो चुका है, ठीक ना। अब एक बात बता रहे इसमें, मतलब आपको क्या है ना, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने की सूचनाएं। तो चलो देखते हैं क्या होता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला है, रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेतों की जानकारी मिलती है। दूसरा है, रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं और कौन नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इनकी जानकारी मिलती है। तीसरा नंबर जो रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया से अभिकारकों तथा प्रतिफलों के अणु एवं परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। चौथा जो है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देती है। पांचवा जो है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी देती है। उसके बाद छठा जो है,
या गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। उसके बाद क्या है ना इसमें, जैसे N2 3H2 और क्या होगा ना 2NH3। इसमें क्या है, 2 परमाणु हैं, इसमें भी क्या है, 2 परमाणु है, इसमें 2 अणु हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1 मोल की संख्या, यहाँ पे 1 मोल की संख्या है, यहाँ पे 3 मोल की संख्या है और यहाँ पे 2 मोल की संख्या है। इसमें क्या होगा, 28 ग्राम है और 6 ग्राम है और 34 ग्राम है। इसमें 1 आयनन है, 3 आयतन है, इसमें 1 आयतन है, इसमें 3 आयतन है, इसमें 2 आयतन है। ठीक, उसके बाद जो है उसमें क्या करेंगे बाबू, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ को बताएं। तो रासायनिक समीकरण के उपयोग से जो लाभ होते हैं वो देखते हैं। रासायनिक समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित प्रकार के लाभ हुए हैं। पहला, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को लिखना आसान हो गया है। दूसरा जो है, याद करने में समय की बचत हुई है और आसानी से लिखा जा सकता है। तीसरा जो है, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफलों के निश्चित द्रव्यमान का पता चलता है और कितना कितना द्रव्यमान के होते हैं वो भी पता चलता है। उसके बाद चौथा नंबर में जो है, पूरे विश्व में रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है जिसे जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें रासायनिक समीकरणों की सीमाएं। रासायनिक समीकरणों की सीमाएं जो हैं, पहला जो है, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा जो है, अभिक्रिया से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दिशाओं, ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक में संभव है। तीसरा जो है, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित का पता नहीं चलता है। चौथा जो है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के दौरान वेग का पता नहीं चलता है। पांचवा जो, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विस्फोट के साथ होती है, इस बात को भी नहीं बतलाया है। उसके बाद रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोग कैसे बनाया जाता है। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाता है। पहला, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देकर। अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उसके सूत्र के आगे ठोस रहे तो S, गैस रहे तो G, द्रव रहे तो I तथा जलीय विलयन रहे तो AQ से सूचित करते हैं। ठोस है तो S रहेगा सॉलिड, गैस है तो द्रव है तो G रहेगा इसमें G। उसके बाद द्रव है, द्रव रहने पर I या L होगा, द्रव रहने पर L और गैस रहने पर G रहेगा। जलीय विलयन में AQ रहेगा। जलीय विलयन में जैसे CaCO3S है, इसमें सॉलिड है और CaOL मतलब द्रव हुआ और ये G जो है ये गैस हो गया। उसके बाद ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी देकर। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी देकर। ओके गाइज, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी हम इस प्रकार दे सकते हैं। अगर समीकरण के दाईं ओर ऊष्मा प्लस ऊष्मा देंगे तो उस ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा देंगे तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब
प्लस O2 और अभिक्रिया जो करेंगे CO2, अगर इधर ऊष्मा देंगे हम तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, और बाईं तरफ जो ऊष्मा देंगे हम N2O2 और बाईं तरफ ऊष्मा है तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। उसके बाद गैसों के उत्सर्जन की जानकारी। किसी रासायनिक समीकरण या किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई गैस निकलती है तो उसके संकेत के ठीक बगल में ऊपर की ओर तीर का निशान देंगे, जिससे पता चलता है कि कोई गैस कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। जैसे ZnH2SO4, ZnSO4 और H2 हाइड्रोजन गैस इसमें क्या होती है, उत्सर्जित होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है बाबू, उत्सर्जित होती है। उसके बाद अवक्षेप बढ़ने की जानकारी। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई अवक्षेप निकलना चाहती है तो उसके ठीक बगल में नीचे की ओर तीर का निशान देंगे, जैसे AgNO3 प्लस HCl और AgCl प्लस HNO3। 5 नंबर में क्या होगा, अभिक्रियाओं की शर्तों की जानकारी। किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं की शर्तों की जानकारी ताप, दाब, उत्प्रेरक, अभिकारक और प्रतिफल के बीच व्यवस्थित तीर का निशान के ऊपर या नीचे दाएं दर्शाएंगे। तो ताप या दाब जो है A+B, और अभिक्रिया जो करेंगे जो तीर इस C से जो पहले हैं C और D ऊपर नीचे दर्शाएंगे जो उत्प्रेरक हैं। उसके बाद अभिक्रिया 6 नंबर में जो होगा, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो अभिकारक उत्क्रमणीय हो तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच में एक दूसरे के विपरीत दिशा में दो तीर का निशान देंगे, जिससे A+B और विपरीत दिशा में तीर है यहाँ पे, और C+D हो गया। जैसे N2 और 3H2 और दो तीर, एक इधर से और एक इधर से, और 2NH3, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गया। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया कर प्रतिफल का निर्माण करती है और प्रतिफल पुनः अभिक्रिया का कर अभिकारक का निर्माण करती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे N2 3H2 और ये विपरीत जो चिन्ह है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हुआ, जिसमें 2NH3 होगा, मतलब 2N है और 2H और N3 है। अनुकर्मणीय अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया कर प्रतिफल का निर्माण करती है और प्रतिफल पुनः अभिक्रिया कर अभिकारक का निर्माण नहीं करती, वैसी रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम बार बार पढ़ते हैं, मतलब बराबरी करके पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। पहला जो है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर एक नए भिन्न पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2O2 दोनों आपस में मिलकर या दोनों आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ओके गाइज, उसके बाद पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर गर्म जो करते हैं तब वो अपघटित होकर
पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड बनता है। पोटेशियम क्लोराइड बनता है, जैसे मैं आपको मालूम चल ही गया होगा। उसके बाद विद्युतीय अपघटन। ये विद्युत अपघटन क्या है? जब कोई द्रवित धातु के ऑक्साइड क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो अपघटित होकर धातु कैथोड पर मुक्त होती है और ऑक्साइड तथा क्लोराइड एनोड पर मुक्त होती है। ऐसी अभिक्रिया को विद्युत कहते हैं। ओके गाइज, जैसे द्रवित सोडियम क्लोराइड NaCl का विद्युत अपघटन। जब द्रवित NaCl को एक नल से डालकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो अपघटित होकर सोडियम कैथोड पर तथा सोडियम जो है वो कैथोड पर और तथा क्लोरीन जो है वो एनोड पर मुक्त हो जाती है। ये फिगर आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। फिर देखते हैं बी नंबर में क्या हुआ, द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघट्य। जब द्रवित एल्युमिनियम को एक सेल में डालकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह अपघटित होकर एल्युमिनियम कैथोड पर तथा ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है। जैसे 2Al2O3 विद्युत धारा 4Al और 3O2। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणुओं में से विस्थापित है, तब उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे FeCuSO4 FeSO4 + Cu, ठीक। उसके बाद जो है कॉपर सल्फेट। कॉपर ए नंबर में कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे को डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट कॉपर विस्थापित हो जाता है। लोहा क्या होता है? कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। Cu2AgNO3 CuNO3 2 और 2Ag, फिर ZnCuSO4, फिर ZnSO4 और Cu। उसके बाद दूसरा नंबर में जो है कम क्रियाशील अधातु का उसके यौगिकों से विस्थापन। तो चलते हैं उसके बाद आगे, जैसे में 2NaBr और Cl2, ये जो अभिक्रिया करेंगे तो होगा NaCl और प्लस Br2। उसके बाद सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड तथा Br2 जिसका विलयन का रंग भूरा हो जाता है। जैसे KiCl2 और अभिक्रिया जो करेंगे 2KCl2 और प्लस I2 होगा। पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रभावित किया जाता है तो KCl तथा I2 जिसका विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है। क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। ZnH2SO4 और H2। उसके बाद क्या करेंगे बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में जिंक को डालते हैं तो हाइड्रोजन विस्थापन हो जाता है। जैसे Zn2HCl और ZnCl2S2। जब हाइड्रोजन के विलयन में जिंक को डाला जाता है तो हाइड्रोजन विस्थापन हो जाता है। ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का वियोग हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें किसी तत्व का यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का वियोग हो
उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें उपचयन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे C+O2 और अभिक्रिया जो करेंगे तो होगा CO2, फिर 2COO2, इसमें होगा 2CO2। अब अवकरण अभिक्रिया क्या होता है? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का वियोग हो तो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इन्हें अपचयन के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे CuOH2O, CuH2O और Cl2CH, H2S और 2HCl और फिर प्लस S होगा। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया जो है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों होते हैं उसे या वैसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होते हैं। जैसे CuS2 फिर Cu+S2, इसमें क्या होगा? Cu जो है CuO के साथ क्या करेगा? CuO के साथ अपकरण करेगा। उसके बाद S2 जो है H2SO4 के साथ ऑक्सीकरण करेगा, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है बाबू? ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण वैसे पदार्थ जिसमें ऑक्सीकृत करने की क्षमता होती है ऑक्सीकरण कहलाती है। वैसी पदार्थ जिसमें ऑक्सीकरण करने की क्षमता होती है ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे C+O2 और अभिक्रिया जो करेंगे तो CO2 हो जाएगा। अपकरण अभिक्रिया क्या है? वैसे पदार्थ जिसमें अवकृत करने की क्षमता होती है अवकारक कहलाती है। जैसे MgO+C, फिर इसमें अभिक्रिया करेंगे तो होगा Mg+C। उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाती है तब उसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल HCl, उसके बाद भस्म में NaOH, जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण होगा और जल होगा। तो लवण NaCl है और जल जो है H2O है। अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के विलयन से ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाते हैं। ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाते हैं तो उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे NaCl, AgNO3, AgCl, NaNO3, ये अपक्षेपण अभिक्रिया हुआ। BaCl2, Na2SO4, NaCl और BaSO4 अपक्षेपण अभिक्रिया हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण करके घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2+Cl2, 2HCl। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अपकरण का अभाव। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अपकरण निम्नलिखित प्रभाव हैं। भोजन का पाचन। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है जिससे हमारे शरीर का ताप बरकरार रहती है और हम बल प्रदान करती हैं। भोजन का दुर्गंधित होना। हम जानते हैं कि ताजे भोजन को खुशबूदार भोजन कहलाते हैं, जिससे देखने पर खूब खाने का मन करता है। लेकिन भोजन को खुली हवा में लंबी समय तक छोड़ दिया जाए तो उससे या उसमें दुर्गंध पैदा होती है। जब भोजन में उपस्थित वसा और तेल
और ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और भोजन खराब हो जाती है, जिसे वासी भोजन कहते हैं। भोजन को दूषित होने से रोकने का उपाय, घरों में रखे फ्रिजों द्वारा। दूसरा है भोजन में एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाकर। तीसरा है भोजन को हवारुद्ध बर्तनों में रखकर। उसके बाद शोषण शोषण की क्रिया शोषण की क्रिया शोषण हमारे लिए हर पल हर क्षण जरूरी है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित कोशिका के अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। श्वसन छोड़ने के क्रम में बाहर निकलती है। दहन की क्रिया, हमारे दैनिक जीवन में दहन की क्रियाएं होती हैं, जैसे जलावन के रूप में लकड़ी, कोयला, एलपीजी गैस। दहन और ज्वाला क्या है? दहन वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा प्रकाश देती है, वैसी क्रिया को दहन कहते हैं। या वैसे पदार्थ जिसमें जलने की प्रवृत्ति होती है, दहन कहलाती है। जैसे C+O2 अभिक्रिया जो करेंगे हम इसमें, तो क्या होगा? CO2 और प्लस ऊष्मा और प्लस प्रकाश SO2, और अभिक्रिया करने के बाद SO2, इसमें ऊष्मा और प्रकाश होगा। दहनशील या अदहनशील या अज्वलनशील, वैसे पदार्थ जो नहीं जलता है उसे अदहनशील या अज्वलनशील कहलाता है। जैसे ईंट, पत्थर इत्यादि, ये कभी नहीं जलता है, तो ये नहीं जलता है तो अदहनशील पदार्थ होगा। अब उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन संभव नहीं है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन क्या है? संभव नहीं है। जब ऑक्सीजन रहेगा तभी कोई पदार्थ या कोई वस्तु जलेगा। अगर हम मोमबत्ती को जलाकर उसे एक बंद बर्तन में रखा जाए तो वह बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है, इसलिए वो बुझ जाती है। दहन के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या है? दहन की क्रिया के लिए 3 विशेषताएं दिए गए हैं। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। तीसरा है उसके बाद दहन ताप की प्राप्ति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में क्या होते हैं? हमारे जीवन में अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि ईंट, पत्थर, मिट्टी इत्यादि को जलाने पर नहीं जलती है, इसीलिए इसे यह अदहनशील पदार्थ है। यदि पेट्रोल, केरोसिन, कागज और जलने पर आसानी से जल उठता है, क्योंकि ये पदार्थ दहनशील हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दहन तभी संभव होगा जब वह पदार्थ दहनशील हो। दहन के पोषक पदार्थ में उपस्थित जब कोई ज्वलनशील पदार्थ हवा में उपस्थित में जलाया जाए तो वह आसानी से जल उठता है। यदि उस पदार्थ को बंद बर्तन से ढक दिया जाए तो वह बुझ जाती है। इससे यह पता चलता है कि बिना हवा के ये पदार्थ नहीं जल सकता है। इसीलिए यह हवा पोषक पदार्थ का कार्य कर रहा है। ज्वलन ताप क्या है? जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है, वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन कहलाती है। उसके बाद ज्वाला क्या है? जब कोई गैस या पदार्थ को जलाने पर ताप और प्रकाश उत्पन्न करती है तो उसे ज्वाला कहते हैं। ज्वाला 2 प्रकार के होते हैं, दीप्यमान ज्वाला और दीप्तिमान ज्वाला। दीप्यमान ज्वाला में क्या होगा? वैसे ज्वाला जो ताप और प्रकाश देती है उसे दीप्यमान ज्वाला कहते हैं, जैसे लालटेन। और दीप्तिमान वैसी ज्वाला जो ताप और प्रकाश नहीं देती है तो उसे दीप्तिमान ज्वाला कहते हैं।
जैसे गैस का ज्वाला। मोमबत्ती का ज्वाला क्या होता है? मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो ठोस मोम का बना होता है। मोम हाइड्रोकार्बन की मिश्रण होती है। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोम पिघल जाती है, तो बत्ती निकल जाती है और वह वाष्पित होकर दीप्तमान ज्वाला के साथ होकर जलना हो होकर जलता है। ज्वाला का पीला रंग कार्बन के सूक्ष्म कणों में उपस्थित के कारण होती है। मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट, इसको क्या करना है, आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना है फिगर को। उसके बाद हम क्या करते हैं बाबू, मोमबत्ती की ज्वाला के मुख्य 3 भाग, एक केंद्रीय मंडल, एक प्रकाशमान मंडल, एक प्रकाशहीन मंडल। तो ओके गाइस, चलते हैं केंद्रीय मंडल की तरफ। यह नीला रंग का होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प होते रहते हैं और यह बाटी घेरे रहता है और इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती है। इस भाग में ताप सबसे कम होता है, जिन्हें केंद्रीय मंडल कहा जाता है। बाबू, केंद्रीय मंडल के बाद आ जाता है इसमें प्रकाशमान मंडल। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा के कारण मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, अतः इसके बीच कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, अर्थात यह भाग ज्वाला का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। इससे पीला प्रकाश निकलती है, जिन्हें प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाशहीन मंडल क्या है? इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और यह भाग ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का मिश्रण होता है। ये तीनों मिलाकर के गैस बनता है और लेकिन इसका मुख्य अवयव जो है ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन, प्रोपेन तथा इथेन तेज गति से जलकर अधिक ऊष्मा देती है, इसीलिए एलपीजी गैस को एक अच्छा ईंधन कहा जाता है। 2C4 एस्टेन और 13O2, उसके बाद 8CO2 और प्लस 10H2O प्लस ऊष्मा होगा इसमें। उसके बाद बाबू, एलपीजी गैस को लोहे के सिलेंडर में भरकर जलावन के लिए ग्राहक को दिया जाता है, जो विशेष प्रकार से बंद रहती है और जब जस निकलती है तो उससे मालूम करने के लिए इथाइल मरकैम्प्ट की सिलेंडर में डाला जाता है। यह गैस खराब गंधक वाली होती है। जब गैस लीक करती है तो हमें तुरंत मालूम पड़ता है। ओके गाइस, तो आज पहला एक्सरसाइज क्लास 10th का और सब्जेक्ट में केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला एक्सरसाइज आज हम आपको ख़त्म कर दिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके हमको बताएं। इससे क्या होगा, फिर आगे जो हम दूसरा एक्सरसाइज का वीडियो आपको बना के डालेंगे तो उसमें कुछ एनर्जी आएगा, तो और हम आपको अच्छा से समझाएंगे। ओके गाइज, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। बस इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय।